अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग। बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ्स। इस वीडियो में आज मैं जिस कहानी का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है रैपचिनीज़ डॉटर। ये एक साइंसी अफसानवी कहानी है और इसके मुसन्निफ का नाम है नथानियल हॉथॉर्न। नथानियल हॉथॉर्न एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेल निगार है। इस कहानी का इंग्लिश रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहें तो इसी चैनल पे वो वीडियो आपको आराम से रैपचिनीज़ डॉटर के नाम से मिल जाएगी। दरअसल ये एक जुनूनी साइंसदान डॉक्टर रैपचिनी और उसकी खूबसूरत और मासूम बेटी बीट्रस की कहानी है कि कैसे वो अपने बाप के ख़तरनाक साइंसी तजुर्बात का शिकार होती है। कहानी में ज़िंदगी के कुछ तल्ख़ तजुर्बात पर रोशनी डालते हुए दरअसल मुसन्निफ़ हमें ये बताना चाह रहा है कि कुदरत के कुछ कवानीन हैं और जब इंसान उन कवानीन को तोड़ने की कोशिश करता है तो कुदरत का एक निज़ाम है जिसके तहत वो इंसान को रोकती है या सबक सिखाती है। ऐसा ही कुछ डॉक्टर रैपचिनी के साथ इस कहानी में होता है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। पहले रैपचिनीज़ डॉटर की कहानी सुनाई जाएगी और उसके बाद होगा उसका मुख्तसर सा रिव्यू। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज राइटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, कहानी का आगाज़ होता है और हम पहुंच जाते हैं इटली के शुमाल में तकरीबन 16वीं सदी में। क्योंकि वक्त और ज़माना जो है वो सही तरह से कहानी में बताया नहीं गया, लेकिन ये वो वक्त है जब इटली जो है आला तालीम के हसूल के लिए एक मरकज़ की हैसियत रख रहा है और लोग दूर दूर से आला तालीम के हसूल के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। एक खूबसूरत नौजवान जियोवानी जो कि इस कहानी का अहम किरदार और हीरो है, वो भी इस शहर में अपनी आला तालीम के हसूल के लिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ में हुआ है। एक तो जियोवानी इस शहर में अजनबी था और दूसरा उसकी माली हैसियत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कोई हॉस्टल में महंगा सा कमरा जो है वो ले सकता, तो इसलिए उसको एक सस्ते से कमरे की तलाश थी। अपनी तलाश के दौरान जियोवानी को एक कमरा मिल जाता है कम रेंट पे, और जहाँ उसको कमरा मिलता है वो इमारत दरअसल किसी बड़े ऊंचे ख़ानदान की जायदाद थी, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं थे। उन्होंने अब इसे एक एलिज़ाबेथ नामी औरत को दे दिया था देखभाल करने के लिए, जो कि जगह की देखभाल तो करती थी और साथ ही साथ इसके मुख्तलिफ़ कमरों को मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों को थोड़े कम रेंट पे दे दिया करती थी। जियोवानी को जो कमरा मिला था वो पहली मंजिल पे था और बहुत ही खस्ता हाल था, बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं था। किराया बेशक कम था लेकिन कमरा बहुत ही बुरी हालत में था। जियोवानी सोच रहा था कि वो किराए पे इसको ले कि ना ले। मिस एलिज़ाबेथ एक बहुत ही चालाक औरत है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जियोवानी ये कमरा रेंट पे ले ले, लेकिन जब वो देखती है कि जियोवानी जो है वो किसी फैसले पे पहुंच नहीं पा रहा तो वो जल्दी से एक हरबा इस्तेमाल करती है और वो बताती है कि इस कमरे की खिड़की से यहाँ के मशहूर डॉक्टर रैपचिनी का बाग भी नज़र आता है। साथ ही साथ वो ये बताना नहीं भूलती कि डॉक्टर रैपचिनी की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी बीट्रस भी है जो गार्डन में मौजूद घर में अपने बाप के साथ रहती भी है और डॉक्टर रैपचिनी जो अजीब व गरीब किस्म की अद्वियात बनाते हैं उसको बनाने में अपने बाप की मदद भी करती है। जब मिस एलिज़ाबेथ डॉक्टर रैपचिनी और उसकी बेटी के बारे में मालूमात दे रही थी तो जियोवानी खिड़की में जाके खड़ा होता है, उसे खोलता है और देखता है वाकई उसके सामने एक बड़ा खूबसूरत गार्डन था जिसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के लेकिन खूबसूरत फूल उसे नज़र आते हैं। फिर उसे बाग में एक दरमियानी उम्र का शख्स नज़र आता है जो कि पौधों का मुआयना कर रहा था और अपने इस मुआयने के दौरान वो बहुत एहतियात से काम ले रहा था। उसने अपने चेहरे को मास्क से ढांपा हुआ था, उसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ख़तरनाक जंगली जानवरों के दरमियान खड़ा है, ना कि पौधों के दरमियान। अपने मुआयने के दौरान वो आदमी जो है वो गार्डन के दरमियान में पहुंचता है जहां एक फाउंटेन है और एक पर्पल कलर के फ्लावर्स वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हम कह सकते हैं कि गार्डन में ये सबसे खूबसूरत पौधा है। उसके पास खड़ा होता है, अपने मास्क को उतारता है और आवाज़ देता है, बीट्रस मेरी मदद करो। और उसकी आवाज़ सुन के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाग में दाखिल होती है और ये डॉक्टर रैपचिनी की इकलौती बेटी बीट्रस होती है। बीट्रस बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी और इतना खूबसूरत चेहरा बाग में देखकर
जियोवानी तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। पीटर्स में सिर्फ खूबसूरती नहीं थी बल्कि एक अलग तरह की जादुई कशिश महसूस होती है उसको। जियोवानी एक और चीज़ पे भी गौर करता है। वो देखता है कि ये जो लड़की बाग में अभी आई है, इसने ना तो कोई मास्क लगाया हुआ है, ना इसने कोई ग्लव्स पहने हुए हैं, और ये पौधों के पास भी जा रही है, इनको टच भी कर रही है, स्मेल भी कर रही है। जबकि ये जो आदमी है ये तो बड़ी एहतियात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये आदमी क्यों इन पौधों से इतना डर रहा है? और क्यों बेटी इन पौधों से नहीं डर रही है? उसको कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो गौर ज़रूर करता है। और इस मौके पे हमें कहानी में बताया जाता है कि डॉक्टर रैपेचिनी को ये बात पता है कि कोई नौजवान खिड़की में खड़ा है और बाप बेटी को बाग में काम करते हुए देख रहा है। इतना खूबसूरत गार्डन देखने के बाद और बीट्रस का इतना खूबसूरत चेहरा देखने के बाद जब वो कमरा देखता है तो अब उसको वो इतना बुरा नहीं लगता। रेंट भी कम था तो वो सोचता है ले ही लेता हूँ। यानी कि मिस एलिज़ाबेथ की चालाकी काम कर गई थी और फाइनली जियोवानी वो कमरा जो है वो रेंट पे ले लेता। जैसा कि मैंने बताया है कि जियोवानी इस शहर में बिल्कुल अजनबी था, कोई उसके दोस्त रिश्तेदार वगैरह नहीं थे, लेकिन एक आदमी को वो यहाँ जानता था और वो थे प्रोफेसर बियोनी। ये कहानी के बड़े अहम किरदार हैं। ये एक साइंसदान है, बिल्कुल डॉक्टर रैपेचिनी की तरह एक रिसर्चर है, और साथ ही साथ ये जियोवानी के वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जियोवानी जब प्रोफेसर बियोनी से मिलने जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से उसे वेलकम करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, काफ़ी देर बैठ के वो बातें करते हैं। बातों के दौरान डॉक्टर रैपेचिनी का भी जिक्र होता है और प्रोफेसर बियोनी बताते हैं कि डॉक्टर रैपेचिनी एक अजीम साइंसदान है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक ख़तरनाक इंसान भी हैं। एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपने साइंसी तजर्बात की बहुत परवाह है, इंसानियत की इतनी फ़िक्र नहीं है, और वो अपने साइंसी तजर्बात के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। गुफ्तगू के दौरान प्रोफेसर बियोनी जो है वो बीट्रस की बात भी करते हैं कि वो एक बड़ी खूबसूरत और मासूम लड़की है, और इटली में बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो खूबसूरत चेहरा देखा है, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा आती जाती नहीं है। ये सब जानने के बाद जियोवानी अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस करता है, क्योंकि उससे बीट्रस का खूबसूरत चेहरा देखा था और वो बिल्कुल मुत्तफिक था प्रोफेसर से कि बीट्रस वाकई बहुत खूबसूरत है और उसमें एक अजीब सी कशिश भी है। इस मुलाकात के बाद जियोवानी बहुत खुश था। शाम का वक्त था और घर आते आते वो एक खूबसूरत सा बुके ख़रीदता है फूलों का, और कमरे में दाखिल होते ही वो एक दफ़ा फिर खिड़की में खड़ा था। दरअसल वो उस खूबसूरत चेहरे को दोबारा देखना चाहता था, और शायद ये कोई कबूलियत की घड़ी थी, क्योंकि शाम का वक्त था और बीट्रस जो थी वो बाग में चहलकदमी कर रही थी। बीट्रस पर्पल फ्लावर वाले पौधे के पास खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेती है और कहती है, तुम्हारी खुशबू मुझे ताज़ा दम कर देती है, आम हवा में मेरा दम घुटता है। बीट्रस उस पौधे से एक फूल तोड़ के अपने बालों में भी सजाती है। उस फूल से कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं और गार्डन में मौजूद कीड़े मकोड़े जो उस वक्त रेंग रहे थे वो मर जाते हैं। एक तितली जो कि बीट्रस के पास ही उड़ रही थी, बीट्रस उसको देख के खुश होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उस पर बीट्रस की सांस पड़ती है तो वो भी मर जाती है, और बीट्रस ये सब देख के बहुत उदास होती है। बीट्रस को उदास देख के जियोवानी बिल्कुल खुश नहीं था। वो खिड़की से ही उस खूबसूरत लड़की को मुखातिब करता है और उसको फूलों का बुके भी पेश करता है, जिसको बीट्रस शुक्रिया के साथ कबूल करती है। कुछ देर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बीट्रस को जियोवानी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगती है तो जियोवानी गौर करता है कि जो ताज़ा फूल है उसके हाथों में बहुत जल्दी मुरझाना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि वो बहुत खुश था कि इस शहर की बहुत खूबसूरत लड़की ने उससे बात भी की है और उसके फूलों को कबूल भी किया है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जियोवानी की मुलाकात सड़क पे अचानक प्रोफेसर बियोनी से होती है। जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो एक अजनबी शख्स उनके पास से गुजरता है, और ये डॉक्टर रैपेचिनी थे, जो कि जियोवानी को बहुत अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। प्रोफेसर बियोनी डॉक्टर रैपेचिनी को जानते थे और वो जल्दी से जियोवानी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मुलाकात कभी डॉक्टर रैपेचिनी से हुई है, क्या कभी उन्होंने तुम्हें देखा है? लेकिन जियोवानी तो इनकार कर देता है, कहता है नहीं, मेरी तो कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर प्रोफेसर बियोनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर बियोनी का कहना था कि डॉक्टर रैपेचिनी किसी चीज़ में या इंसान में तभी दिलचस्पी लेते हैं जब वो उनके किसी साइंसी तजुर्बे का हिस्सा होता है, और मुझे इस चीज़ पे शक है कि तुम भी शायद उनके किसी साइंसी तजुर्बे का हिस्सा बन चुके हो जाने अनजाने में। तो तुम्हें चाहिए कि तुम डॉक्टर रैपेचिनी से दूर रहो, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त के बेटे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस शहर में कोई नुकसान पहुँचे।
जियोनी को प्रोफेसर बियोनी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसको बस यही लग रहा था कि प्रोफेसर बियोनी की डॉक्टर रैपेचिनी से कोई ज़ाती या पेशा वाराना किस्म की दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जियोनी प्रोफेसर बियोनी की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। घर जब वो पहुंचता है तो मिस एलिजाबेथ उसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। मिस एलिजाबेथ को दरअसल जियोनी के बीट्रस में दिलचस्पी के बारे में पता चल चुका था और वो जियोनी को बताती हैं कि इस घर में खुफिया दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से तुम डॉक्टर रैपेचिनी के बाग में दाखिल हो सकते हो। खुफिया दरवाजे के बारे में जान के जियोनी हैरान भी था और खुश भी था और वो मिस एलिजाबेथ को एक सोने का सिक्का देता है और मिस एलिजाबेथ उसको उस बाग में दाखिल होने का खुफिया दरवाज़ा बता देती हैं। थोड़ी देर में जियोनी उस बाग में खड़ा था और पहली नज़र में उसे वो गार्डन बड़ा अजीबो गरीब सा लगता है। साथ ही साथ वो परेशान था कि पता नहीं बीट्रस कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो बताए बगैर यहाँ पे दाखिल हुआ था। बीट्रस जियोनी को गार्डन में देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। उससे बातें करती है, इसको पूरा गार्डन दिखाती है और जियोनी गौर करता है कि बीट्रस सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि वो एक छोटे बच्चे की तरह मासूम भी है। इस मुलाकात के बाद दोनों बहुत दफ़ा इस गार्डन में मिलते हैं और बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जियोनी को हमेशा बाग में एक अजीब तरह की खुशबू महसूस होती थी और जब वो बीट्रस के पास होता था तो वो खुशबू उसको और भी ज़्यादा महसूस होती थी। मज़ीद वो ये भी गौर करता था कि बीट्रस जो है वो उससे हमेशा एक ख़ास फासले पे मिलती थी। एक दिन इसी तरह मुलाकात के दौरान जियोनी पर्पल फ्लावर वाले प्लांट से एक फूल तोड़ना चाहता था बीट्रस के लिए, लेकिन जैसे वो पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो बीट्रस उसका हाथ पकड़ के रोकती है और चीखती है, इसको हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारी जान ले लेगा। और फिर वो रोना शुरू कर देती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। जियोनी बीट्रस का ये रवैया देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। और इस वक्त हमें कहानी में फिर ये बताया जाता है कि डॉक्टर रैपेचिनी खिड़की में खड़े हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं, यानी इन खुफिया मुलाकातों के बारे में उन्हें पता है और वो उससे बेखबर नहीं है। जियोनी रात को बिस्तर पे लेटे लेटे बीट्रस के अजीबोगरीब बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि एक पौधा कैसे इंसान की जान ले सकता है, और बस यही सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसका पूरा जिस्म बुखार में जल रहा था, ख़ास करके वो हाथ जो बीट्रस ने छुआ था उस पे तो ऐसे था जैसे वो आग पे रखा हुआ है और उस पे एक पर्पल कलर का निशान भी बन गया था। लेकिन जियोनी को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसको बस एक ही चीज़ की फ़िक्र थी कि उसे बाग में जाना है और बीट्रस से मुलाकात करनी है। जियोनी बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था, इसीलिए प्रोफेसर बियोनी उसका हाल अहवाल पूछते उसके घर आते हैं और उसको देख के परेशान हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार था और इतना कमज़ोर हो गया था जैसे वो सदियों से बीमार है। प्रोफेसर बियोनी जियोनी से उसके कमरे में आ रही अजीबोगरीब खुशबू के बारे में भी पूछते हैं कि ये किस चीज़ की खुशबू है, क्योंकि ये उन फूलों की खुशबू नहीं थी जो कि वो जियोनी के लिए लेकर आए थे। लेकिन जियोनी उनको देख के खुश ही नहीं था, वो तो उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाह रहा था। लेकिन प्रोफेसर जो थे वो बहुत ही समझदार इंसान थे। उनको पता चल गया था कि जियोनी जो है उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और शायद वो ये भी जान गए थे कि वो क्या छुपा रहा है। प्रोफेसर बियोनी को शायद जियोनी के बीट्रस से मुलाकातों के बारे में पता चल चुका था और वो उसको एक तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, और इसी समझाने के दौरान वो उसको सिकंदर आज़म और एक हिंदुस्तानी शहज़ादे की कहानी भी सुनाते हैं कि जब एक हिंदुस्तानी शहज़ादा जो है एक लड़की को गिफ्ट के तौर पर सिकंदर आज़म को देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक विश कन्या थी और वो वहाँ पर सिकंदर आज़म को मारने के लिए या कुछ सियासी मकासद के लिए भेजी गई थी। जियोनी को प्रोफेसर बियोनी की बातें और कहानियाँ सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप तो एक साइंसदान हैं और साइंस की फ़ील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप किस तरह से विश कन्या की अफसानवी कहानियों पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बियोनी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये कहानियाँ अफसानवी ना हो और हो सकता है आज की वक्त में भी इस तरह की लड़कियाँ मौजूद हों, लेकिन किसी भी तरह से जियोनी उसकी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। प्रोफेसर बियोनी देखते हैं कि जब जियोनी उनकी बात किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है तो फिर उस वक्त वो उस पर डॉक्टर रैपेचिनी और उनकी बेटी का एक बहुत ही भयानक राज खोलते हैं कि डॉक्टर रैपेचिनी एक बड़ा खुदगर्ज इंसान है और ये अपनी बेटी को बहुत बचपन से जहर पे पाल रहा है और ये सारे जहरीले पौधे वगैरह इसी सिलसिले की कड़ी हैं।
और उस जहर के मुसलसल इस्तेमाल से बीट्रस अब एक जहरीली लड़की विष कन्या की तरह बन चुकी है और दूसरों के लिए ख़तरनाक है, इसीलिए वो ज़्यादा वक्त घर पे ही रहती है। ये बात सुनकर जियोनी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर बियोनी की बातों पे यकीन नहीं करता है। लेकिन इतनी देर में वो गौर करता है कि प्रोफेसर बियोनी जो उसके लिए फूलों का बुके लाए हैं, वो फूल भी उसके हाथों में वैसे ही मुरझा रहे थे जैसे कभी फूल बीट्रस के हाथों में उसने मुरझाते हुए देखे थे। फिर पास ही दीवार पे एक मकड़ी चल रही थी, वो उस पर अपना सांस डालता है तो वो भी मर जाती है और तब उसको जाके यकीन होता है कि वो भी बीट्रस की तरह एक जहरीला इंसान बन चुका है और बीट्रस वाकई एक विष कन्या की तरह जहरीली लड़की है। जियोनी को उस वक्त बीट्रस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको बुरा भला कहता है और ये भी सोचता है कि शायद बीट्रस अपने बाप के साथ मिली हुई है और वो दोनों ही मिलकर ख़तरनाक किस्म का कोई साइंसी तजुर्बात कर रहे हैं और उन्होंने मिलकर इसे बेवकूफ़ बनाया है। वो ऐसा सोचना नहीं चाहता था क्योंकि वो बीट्रस से मिल चुका था और वो काफ़ी मासूम थी, लेकिन बहरहाल उसकी हालत तो कुछ और ही कह रही थी। इस मौके पे प्रोफेसर बियोनी उसको दिलासा देते हैं और उसे बताते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो जहर दाखिल हो गया इसका एक तोड़ है मेरे पास। और फिर वो उसको एक चांदी की बोतल निकाल के देते हैं जिसमें कि एंटीडोट होता है, यानी कि जहर का तिर्याग, और कहते हैं कि इसको पीने से तुम भी ठीक हो जाओगे और बीट्रस भी ठीक हो जाएगी और तुम दोनों एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकोगे। जियोनी एंटीडोट को अपनी पॉकेट में रखता है और गार्डन में मिलने जाता है बीट्रस से, क्योंकि बीट्रस से मिलने का वक्त था। उससे पूछना चाहता है कि उसने इसके साथ ये सब क्यों किया। गार्डन में जाते ही जियोनी बीट्रस पे चिल्लाना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया, तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे धोखा दिया है और तुम अपने बाप के साथ मिली हुई हो और तुमने मुझे इस्तेमाल किया है और तुम जैसी खुद जहरीली लड़की थी तुमने वैसा ही मुझे भी बना दिया है और जैसे तुम खुद इस बाग में एक कैदी की तरह रहती थी तुमने मुझे भी इस बाग का कैदी बना दिया है। बीट्रस जियोनी की ये हालत जान के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने उसे मोहब्बत के नाम पे धोखा नहीं दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया और वो उसको जहरीला इंसान बनाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। अगर ये सब कुछ हुआ है तो जाने अनजाने हुआ है और इसकी वजह उसके बाप का साइंस और वो तजुर्बात हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया। जियोनी बीट्रस की बातों पे यकीन करना चाहता था। वो उसे प्रोफेसर का दिया हुआ एंटीडोट दिखाता है और बताता है कि इसके पीने से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जहर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बीट्रस जियोनी के हाथों से वो एंटीडोट की बोतल लेकर कहती है कि तुम नहीं, पहले मैं पीऊँगी और तुम इंतज़ार करना कि इसका क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद तुम इसको इस्तेमाल करना। फिर वो उस एंटीडोट से थोड़ा सा एंटीडोट पी लेती है और जब वो ये पी रही होती है तो उस वक्त डॉक्टर रैपिचिनी भी उस गार्डन में आ जाते हैं। जहर बीट्रस के लिए ज़िंदगी बन चुका था, उसके जिस्म का एक लाजमी जुज़्व बन चुका था। तो जैसे ही वो एंटीडोट पीती है तो उसका दम घुटने लगता है और वो फ़ौरन ज़मीन पे गिर जाती है। वो बिल्कुल मरने के करीब थी। डॉक्टर रैपिचिनी बीट्रस से कहते हैं कि अब तुम दुनिया में अकेली नहीं रही, अब तुम्हारी तरह एक और इंसान भी है। अब तुम अगर इसको ये पर्पल फ्लावर दोगी तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी साइंस ने और तुम्हारी मोहब्बत ने इसको एक मुख्तलिफ इंसान में तब्दील कर दिया है। और बीट्रस ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो पूछती है कि आपने अपनी इकलौती बेटी के साथ ये सब क्यों किया, आपने अपनी इकलौती बेटी को क्यों जहर दिया सारी ज़िंदगी। तब डॉक्टर रैपिचिनी उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर औरत बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इतनी ताकतवर बन जाओ कि लोग तुमसे डरें और मेरी साइंस ने और मैंने ये कर दिखाया है, क्योंकि अब तुम इतनी ख़तरनाक हो कि लोग तुमसे वाकई डरेंगे। ट्रस अपने बाप से कहती है कि मैं चाहे जाना पसंद करती, ना कि ये कि लोग मुझसे डरें। और इसके साथ ही वो आखिरी सांस देती है और डॉक्टर रैपिचिनी और जियोनी के कदमों में दम तोड़ देती है। प्रोफेसर बियोनी खिड़की में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे और वो डॉक्टर रैपिचिनी को मुखातिब करके कहते हैं कि ये है तुम्हारे साइंसी तजुर्बात का नतीजा, ये करना चाहते थे तुम। और इसके साथ ही ये जज्बाती अफसानवी कहानी अख्ताम पे पहुंचती है और अब वक्त है इसके रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस का। रिव्यू में सबसे पहले इस बात पे बात कर लेते हैं कि ये एक साइंसी अफसानवी कहानी है, तो बिल्कुल ये एक साइंसी तजुर्बे पे मुश्तमिल है। इसमें तख़य्युल का बड़ा हाथ है और ये एक फ़ैंटेसी की तरह इसमें इमेजिनेशन का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी में नज़र आ रही हैं। कहानी जो है वो बुनियादी तौर पे एक जहरीली लड़की या विष कन्या के कॉन्सेप्ट पे
चल रही थी और ऐसा लगता है कि जैसे नथानियल हॉथॉर्न इस विश कन्या का कॉन्सेप्ट जो कि मशरकी लिटरेचर में पाया जाता है, इस तरह की कहानियाँ, उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया और फिर उसको एक साइंसी कहानी में बदल के जैसे खूबसूरती से पेश किया है, तो ये बहुत ही कामयाबी से उन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को पेश किया। एक और ख़ूबी जो मैं इस कहानी की बयान करना चाहूँगी वो है इसके किरदार। इस कहानी के लिए मुसन्निफ़ ने बड़े खूबसूरत किरदार जो है वो तख्लीक किए हैं और हकीकत से करीब तर हैं, चाहे वो डॉक्टर रेपेचिनी जैसे जनूनी साइंसदान का किरदार हो या फिर बीट्रस जैसी मासूम और ख़ूबसूरत लड़की का किरदार हो, जियोवानी का किरदार हो या प्रोफेसर बियोनी का किरदार, जिन्हें कि साइंस के एक अच्छे इंसान के तौर पे पेश किया गया है कि अगर साइंस में कुछ डॉक्टर रेपेचिनी जैसे लोग हैं तो प्रोफेसर बियोनी जैसे लोग भी हैं जो कि इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो सारे ही किरदार अपनी अपनी जगह पर अपने किरदारों में फ़िट है। किरदारों के अलावा कहानी के मुकालमे बहुत अच्छे हैं, हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अच्छी फ़िल्म के डायलॉग होते हैं। कहानी का प्लॉट बहुत मज़बूत है। अगर कहानी शुरू की गई है तो उसको एक अच्छा सा आखिर भी दिया गया है और अब जब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें होता है कि आगे क्या होगा, यानी एक अच्छी कहानी की जितनी भी खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। अगर आप रेपेचिनीज़ डॉटर और इसके किरदारों का तफसीली रिव्यू सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो मैं पहले ही रेपेचिनीज़ डॉटर के नाम से वीडियो है इस चैनल पे उसमें कर चुकी हूँ, आप वो आसानी से जाकर देख सकते हैं। रेपेचिनीज़ डॉटर एक खूबसूरत कहानी है और मैंने इस वीडियो के ज़रिए इसको बड़े खूबसूरत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये काविश पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।